पहले थोड़ा सा बात किया जाए तब बात समझ में आएगी। जी सर। ठीक है, आपके पास जब भी कोई स्टूडेंट आएगा तो आप उसका असेसमेंट कैसे करते हैं? ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहते हैं ना कि सर इसको ये इसका प्रॉब्लम है तो क्या करें, ये हाँ प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है? जैसे कोई आदमी आया तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, क्या देखिएगा उसमें, और कहाँ से शुरू करिएगा असेसमेंट? सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं किसी भी आदमी की? पूछ रहा हूँ सर, आपसे। उसका बॉडी। बॉडी, बॉडी में क्या क्या देखिएगा पहले? शोल्डर अलाइनमेंट सर, और हिप अलाइनमेंट। फुट और हिप अलाइनमेंट, ओके। नाउ हाँ। पैर का अलाइनमेंट देख लिया नीचे में, ठीक है, हिप का देख लिया, ठीक है, और शोल्डर का सर। शोल्डर का, वेरी गुड। तो बेसिकली अगर हम कहें तो तीन एक्सिस है बेसिकली योगा के जी टर्म सर। पे। अगर आप चाहते हैं कि किसी के प्रॉब्लम को समझा जाए तो तीन ही जगह अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। पहला सर, पैर यही या तीन पैर, पॉइंट है। हाँ पैर का जो पंजा है ये फाउंडेशन है। तो पैर जी के सर। पंजे के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या? मेटाकार्पस, जी। सॉरी, प्लांटर फाशा, माफी चाहूंगा, इसको हाँ। कहते हैं प्लांटर फाशा। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं डोर्सल फाशा। तो प्लांटर फाशा जो मांसपेशियां हैं इसमें कोई न कोई अंकुचन संकुचन तनाव खिंचाव कुछ भी ऐसा रहता है जिसके कारण क्या होगा कि जो बैलेंस है या आधारशिला है वही छोटी बड़ी हो जाती है। तो जब छोटा बड़ा होगा आधारशिला तो क्या होगा, उसका असर कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा ही। ऊपर कहाँ जाएगा? तो उस पंजे के ऊपर का जो सबसे इमीडिएट पॉइंट आता है वो आता है हमारा कहाँ पे, वो आता है हमारे पास नीज में। अब नीज में क्या होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे एक घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है, एक घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे पास, दूसरे घुटने में बहुत ज्यादा ऐंठन है, ये सभी चीजें होती हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी आदमी आपके पास इन सभी चीजों को लेके आए तो आपका अप्रोच बेसिकली क्लिनिकल होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे पहले क्या होता था कि लोग योग को में कब इंट्रोड्यूस होते थे, तो पहले कोई घर पूरा छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया, किसी गुरु के पास रहा, 6 महीने तक रहा, सुबह पहले क्या कर रहा है, बहुत घनीभूत शरीर है, स्थूल है, 6 महीने तक कंद मूल हरी हरी चीजें खाई, 6 महीने तक गुरु की सेवा किया। गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु के सिवा कुछ है ही नहीं। यानी जो हमारा ईगो जो फैक्टर है वो वहां डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया। तो कहा गया कि हमारा सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम क्या है, आई फैक्टर। वो वहां पे मन जो है वहां पे खत्म हो ही गया, सब कुछ हो ही गया, तो एक बड़ा कंड्यूसिव माहौल बनता है किसी को योग सिखाने के लिए। मगर आज के समय में अगर आपको योग सीखना है तो आपको क्या करना है, 1000 रुपए 1200 रुपए आप दीजिए और आपको योगा टीचर मिल जाएगा। अब बात सीधा से ये है कि क्या उस व्यक्ति का शरीर योग को व्यवहारिक तौर पे ग्रहण करने के लिए क्या पूरी तरह से वो तैयार है क्या? उत्तर है नहीं। वो अभी घर में जा रहा है, तनाव में है, बीवी से उसका मनमुटाव हो गया, ऑफिस में जैसे जाता है तनाव यहाँ तक है ही, ऑफिस में बॉस आता है कहता है ये डेडलाइन है ये, तो यहाँ तक पहुंच गया, बेचारा यहाँ सफोकेट कर रहा है, इतनी तनाव में है। किसी तरह से काम हल्का करता है, शाम को फिर घर आता है, बीवी बताती है कि अब ये काम बचा हुआ है, ये किया हुआ है, ये सब करना है। तो बेसिकली लाइफ जो है एकदम यहीं पर है। तो अगर क्लिनिकल टर्म में कहें तो तनाव बढ़ा हुआ है, क्लिनिकल टर्म में कहें तो बॉडी में कॉर्टिसोल्स कॉर्टिसोल्स का लेवल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। जब कॉर्टिसोल्स बॉडी में बढ़े रहेंगे तो क्या होगा, जो पेरिस्टालिस, जो मैं बार बार कहता था कि जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, जो हमारी आंखों का हमारे शरीर के अंदर जो धमनियों का है वो क्या हो पाएगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी वो जकड़े हुए, द एबिलिटी टू एक्सटेंड
and squeeze back has been limited due to very high level of cortisol or the stress response. तो आदमी हमेशा बेचारा इसी तनाव में है। अब इस स्थिति में जब वो योग करेगा तो क्या होगा, मांसपेशियां लचीली हुई नहीं, तनाव बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो ब्रेक होंगी तो क्या होगा, चोट लगेगा। सबसे पहला चोट क्या लगेगा, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, पंजों में बहुत ज्यादा पेन, ठीक है, काफ, 18 घंटा 16 घंटा व्यक्ति खड़ा रहता है, काफ में उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया नहीं, हैमस्ट्रिंग्स में अरे बाप अरे बाप पूरा वाला हिसाब होना शुरू हो जाएगा। सो यू विल फाइंड कि कंटिन्यूअसली जो इम्पैक्ट है इस कॉर्टिसोल्स का वो बॉडी में आना शुरू हो जाता है। अब इस कंडीशन में अब आप अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया तुम जाओ अपना पहले स्ट्रेस कम करो, नहीं, बिकॉज हमें हमें ये समझाया गया है और हमने भी पढ़ा है कि योग से तनाव दूर होता है। मगर तनाव तो जो मेंटल स्टेट वाला जो है वो तो बाद में दूर होता है, पहले तो शरीर की सधेगा ना। मगर आजकल स्थिति है कि शरीर साधने के लिए जो स्तर चाहिए वो भी नहीं। सो इंजरीज कहा गया, दिन ब दिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए हैं योग कोर्सेज में इन्वॉल्व करने के लिए, बीइंग एज ए प्रोफेशन लेने के लिए, इंजरीज बढ़ते जा रहे हैं। और एक स्टडी भी है, क्लिनिकल रिसर्च, इफ यू गो ऑनलाइन यू विल फाइंड, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि एट एन एवरेज जितने भी लोग योग में कूदते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी सीरियस इंजरीज होती हैं जिसमें लगभग 30 to 40% केसेस में जो है वो 2 से 3 महीने के लिए योग से आउट हो जाते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे पास कोई आए तो उसे इंजरीज कम हो या ना हो। अच्छा, अगर इंजरीज हो गया तो कम से कम हमें ये पता हो कि इंजरी यहाँ हुआ है, तो अगर मेरे हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है तो हैमस्ट्रिंग से अगर मैं दबाव को हटा दूं आसन से, तो बेचारा वो आसन कंटिन्यू कर सकता है एंड ही विल बी एबल टू मेंटेन हिज प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस छूट जाएगा तो क्या होगा, फिर वो आपके पास आएगा भी नहीं, और जो करा कराया मेहनत है 1 महीना 1.5 महीने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्लिनिकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये बताता है कि हमारे शरीर की संरचना क्या है, व्हाट इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इस स्ट्रक्चर को अर्गोनॉमिक वे में कैसे इस्तेमाल करें, कम से कम मेहनत करके कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले लिया जाए। ओके, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप आगे झुकने के लिए कोई भी आसन करते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन है ना, या पादहस्तासन। पादहस्तासन में खड़े होकर आगे झुक रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन में बैठ कर, तो आगे की तरफ आप बेंड हो रहे हैं। अगर उसको कमर में दर्द है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट बेंडिंग इज नॉट अलाउड। कोई भी व्यक्ति मतलब आगे की तरफ झुक नहीं सकता। जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है अगर आप आगे झुकाएंगे तो कमर दर्द और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉर्डिक डिस्क है वो एक दूसरे पे ऑलरेडी स्टैक्ड है और वो मसल्स काफी स्टिफ है, इन्फ्लेमेशन होगा अंदर, और वो अंदर में हो सकता है कि सूजन भी हो लंबे समय तक। तो इसमें अगर आप और एक्सटेंड करेंगे तो वो उस सूजन को और बढ़ा सकता है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि आप आगे झुक नहीं सकते, बट पीछे बैक बेंड वाले जो आसन है, जैसे भुजंगासन कहा गया कि अल्टीमेट, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, उसको आप जरूर करें। तो अगर आपको पता होगा तो वैसे लोगों को आप कहेंगे भैया आगे मत झुको, और अच्छा आगे झुकना भी है तो कैसे झुकेंगे। तो जो हमारा ग्रिडल है, सॉकेट जॉइंट है, और वो हमारा जो कंधा है वो एक लाइन में स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और गर्दन भी जो है, हमारा जो सर्वाइकल पार्ट है, अगर मैं आगे झुकूंगा तो ये लॉर्डिक हो सकता है, ये आगे की तरफ जो कहते हैं ना कि हंच बैक पॉस्चर हो सकता है। तो अगर मैं सर को पीछे की तरफ रखते हुए और फिर आगे झुकूं तो पूरा जो वेट है मूवमेंट का ग्रिडल पे आएगा, तो लॉर्डिक एरिया पे दबाव नहीं पड़ेगा, तो फिर उसको कमर दर्द होने की संभावना, बढ़ने की संभावना भी कम हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जो शायद ना समझ में आया हो या लग रहा हो कि कुछ ऊपर से हो गया?
तो अब हम आते हैं स्क्रीन शेयर पे, एंड नाउ वी विल लुक इनटू इट। ये हमारा प्रोपराइटरी टूल है। ओके, इस टूल का इस्तेमाल मैं अपने डे टू डे लाइफ में करता हूँ। ये बेसिकली इट्स मोर लाइक अ मिनी बाइबल फॉर एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो योगा थेरेपी वर्क में अगर जाना चाहता है तो थेरेपी ना करके मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ एज अ टूल, कि एक बहुत छोटे से एरिया में आपको एक आइडिया देता है कि जब अब हम आगे योगा क्लासेस करेंगे तो मैं कहूँगा पेल्विक मसल्स पे ध्यान दो, पेल्विक ग्रिडल पे ध्यान दो, ठीक है ना, इलियोसोएस मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हमेशा ये कहूँगा कि लेग्स को स्ट्रेच करो तो लेग्स ही चलता रह जाएगा। ओके, और जैसे जैसे वोकैबुलरी आपके डे टू डे लाइफ में आएगी, अगर आप किसी को रेकमेंड करेंगे कोई भी आसन, एंड इफ यू यूज दीज टर्मिनोलॉजीज, सो इवन इफ यू आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, अगर आप उसके भी योगा टीचर है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इस आदमी को कुछ आता है, इसे पता है। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहला जो चीज है वो क्या है यहाँ पर, ये है हमारा पेल्विक व्यू, सॉरी पेल्विक ओरिएंटेशन। पेल्विस हमारा यानी जो कमर के पीछे का जो भाग है, ये सब, ये स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, सो पेल्विस आप देखिएगा, कई लोग ऐसे हैं और फीमेल्स में खास तौर से ये देखा जाता है कि जो एबिलिटी होती है पेल्विस को शिफ्ट करने की, जैसे डांसर्स वगैरह में बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज उनका जो बॉडी है बहुत सफल होता है। ओके, अब इसके सफल होने का फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान कैसा है, मैक्सिमम लोग एक तरफ कमर पे हाथ रख के बहुत घंटों खड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो साइड नीचे है, जो भी साइड आपका नीचे है, वहां पर क्या होता है, लेट मी ड्रॉ, लेट मी शो यू। ओके, अब देखिए ये वाला जो रीजन है, कैन यू सी दिस वन, ये जो या रीजन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होता यह है कि इस जगह पे अब मैंने अपने कमर पे जो हाथ रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक। तो अपोजिट साइड जो है, इस यहाँ पर खास तौर से जहां राउंड मैंने किया हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि दूसरी साइड में एक्सटेंशन हो रहा है। बॉडी के ओरिएंटेशन का ये तरीका है, वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहीं स्क्वीज होगा, ठीक है। तो ये अगर एक्सेसिव पीरियड पे अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा तो क्या होगा, उस केस में ये जो है पूरा का पूरा एरिया ये बहुत टाइट हो जाएगा, और ये टाइट होने के कारण ये जो रेड जोन में आपको हो सकता है कि सूजन वगैरह रहना शुरू हो जाए। तो अब इससे क्या होगा कि अब इसको हम कहेंगे, अगर ये पेल्विक टिल्ट इस तरह से हो जाता है तो इस केस में और क्या क्या हो सकता है, लेट्स लुक इनटू इट। और क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे लगभग 2 से 3 पॉइंट्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक लेवल हमारा ये है ऊपर का, ठीक है ना, जो बेल्ट का रीजन है वहां पे है। दूसरा रीजन है उसके नीचे, जहां पर कि हमारा सॉकेट जॉइंट होता है, ये येलो वाला यहाँ पर है। इस दो एरिया में क्या हो सकता है, यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारा सेक्रम है, इफ यू सी द सेक्रम, सेक्रम बोला जाता है इस पार्ट को, ये जो बीच में पेल्विस के बीच में जो कॉकिक्स या सेक्रम वाला पार्ट है ये, तो ये सेक्रम बेसिकली दाएं और बाएं, थोड़ा सा ये दाईं तरफ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑपोजिट साइड में जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर ये शिफ्ट हो चुका है सेक्रम इस व्यक्ति का। तो ये यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया इसका ओरिएंटेशन। इससे क्या होगा कि अब ये सेक्रम चेंज होने के कारण आगे की तरफ जो उसका पेट है वो निकला हुआ रहेगा, और निकला हुआ किस तरफ रहेगा, तो ये जिस साइड ऊपर है उसके ऑपोजिट साइड फ्रंट में, यानी पेट की तरफ। तो ये राइट में अगर है तो लेफ्ट साइड में जो पेट होगा वो टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा,
ऐसे जिन लोगों का आप देखते हैं कि पेट काफी निकला हुआ है या उनके पेट देखने में बहुत बड़ा लगता है, बेसिकली उनका पेट बड़ा नहीं होता, उनका सेक्रम या कहीं पेल्विस जो है वो डिसओरिएंट होने के कारण आगे की तरफ झुक जाता है और पेट जो है बाहर आ जाता है पूरा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक छोटा सा ओरिएंटेशन टिल्ट यहां पर हो गया तो बॉडी के एनाटॉमी में कितना बड़ा अंतर हो गया। अब पेट पे अगर मान लिया 5 किलो का एक्स्ट्रा वेट है तो डू यू इमेजिन कितना वेट आपकी नी पे जाएगा, लगभग 10 गुना। तो अगर 5 किलो वजन ज्यादा है व्यक्ति का, 50 किलो का वेट एक्सेस वेट उसके घुटने में जाएगा। और अगर यही 10 किलो है, जस्ट इमेजिन इट कुड बी 100 किलोग्राम। अब एनाटॉमी के हिसाब से घुटने को देखें, घुटने की औकात कितनी है, तो छोटा सा पटेला है बेचारा जो कि एक लिगामेंट के ऊपर टिश्यूज के ऊपर वो प्लेस्ड है। तो अगर इतना वेट आएगा तो क्या होगा, वो भी शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वहां से डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आज बस इतना समझना है कि ये टिल्ट होता है, इसमें कौन कौन से मसल्स हैं जिसका की रोल है। ठीक है, और इन मसल्स का जो रेफरेंस है हम बार बार अपनी क्लास में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पेल्विक इंक्लिनेशन में सबसे पहला जो है वो है हमारा रेक्टस फेमोरिस। जो पहला मसल है वो है मेरा रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस क्या है भाई? रेक्टल फेमोरिस जो है, आप अपने थाई को अगर देखेंगे, ओके, अगर आप अपने थाई को देखेंगे तो थाई के आगे में जो मांसपेशी है, जो सबसे बड़ी मांसपेशी है, जो आपके घुटने के ऊपर और आगे जब जब आप झुकते हैं, झुकने का जो यानी आगे जो ग्रिडल का एरिया है उसके बीच में जो आगे में अगर आप हाथ रखते हैं जैसे बैठकर, तो जो हाथ पड़ता है, जैसे आप चेयर पे बैठे और अपने हाथों को अगर रखेंगे तो जिस जगह हाथ पड़ता है उसी को कहते हैं रेक्टस फेमोरिस। ओके, दिस इज वन सर ऑफ, एक बार इसको रिपीट करिएगा ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। ठीक है, रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस मसल्स जो है बेसिकली है कहाँ, तो ये देखिए ये है रेक्टस फेमोरिस बेसिकली। लेट मी शो यू हियर। ओके, ये देखिए, लेट मी टेक स्पॉटलाइट, इसको देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है मेरा, कैन यू सी दिस, मोटा। ओके, ये इस एरिया को देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ ग्रीन है, इज इट विजिबल, दिस एरिया? Yep. हाँ, ये जो है घुटने से, और ये जो ग्रेडल फील्ड हो रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज रेक्टस फॉर्मरिस, आगे की तरफ का ये मसल। Is this the longest bone, sir? The same one, right? दैट इज द फ्यूमर, उसके अंदर जो बोन है, फ्यूमर जो है अच्छा, लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, अच्छा, ठीक। ठीक है ना, तो लेट मी अनडू दिस। ओके, सो फर्स्ट इज रेक्टस फेमोरिस। ओके, दूसरा मसल, दूसरा जो मसल है इसको बोला जाता है सोअस मसल, या सोअस नहीं, मैं इसे कहूंगा इलियक सोअस मसल। इलियक सोअस मसल कहाँ होता है, आप खड़े होके अगर अपने हाथ को कमर पे रखते हैं, ठीक है, तो जो हड्डी वाला पार्ट है, जो बोनी पार्ट आपकी कमर पे जहां पे आप हाथ रख पाते हैं, ये जो है, ये इसको बोला जाता है इलियम या इलियक क्रीस्ट बोला जाता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर, जो बैक का या कमर का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, बोनी पॉइंट है, ये इलियक बोला जाता है। ठीक है, अब इलियक सोअस क्या है, तो जो सोअस मसल इलियक क्रीज से होके गुजरती है, इसी को कहा जाता है इलियक सोअस मसल। ठीक है, सो लेट मी शो यू दैट आल्सो कि वो कहाँ पे है। ओके, सो ये देखिए, ये पीछे की तरफ है एंड दिस वाज यहाँ पे। ओके,
यहाँ आप देखिए, इफ यू कैन दिस वन, देखिए ये जो है दिस इज योर इलियक पार्ट, ये जो ब्लू सर्कल है दिस इज योर इलियक पार्ट, ठीक है। और इसी के ऊपर से जो मसल, और इसी के ऊपर से जो मसल होते हुए नीचे की तरफ आता है, इसी को कहते हैं इलियक, इलियक मसल, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर इलियक मसल है। अब लेट्स अंडरस्टैंड, गो टू सोअस मसल। सोअस क्या है? सोअस मसल इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इमोशनल इश्यूज, ट्रॉमा और ऐसे बहुत सारी चीजों में जब भी आप काम करेंगे, सोअस मसल का बहुत जिक्र होगा। आपने कभी एनाटॉमी में ये पढ़ा है पहले? किसी ने रोशनी जी, क्या आपने कभी पढ़ा है ये सब कहीं पे? सर सर पढ़ा तो होगा पर सब वनिश हो चुका है। सब वैनिश हो चुका है। ओके, हाँ जी। सो हाँ, सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि this is the significance of now learning it in something जिसका आप क्लिनिकल implications अब आप कर पाएंगे। ओके, सोर्स मसल कहाँ शुरू होता है? लेट्स सी दिस, सोर्स कहाँ से शुरू हो रहा है? सोर्स शुरू हो रहा है आपके यहाँ पर, कैन यू सी दिस? हम्म। ठीक है, ये आपके बैकबोन के पीछे शुरू होता है। इट टचेस द बैक पोर्शन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है? लेट्स सी दिस। उसके बाद ये आपके फेफड़ों के आगे आता है, और आगे आने के बाद अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पर ये जो दूसरा जो सेक्शन है हमारा, अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है? तो ये एकदम आगे आ रहा है। अब इस सेक्शन पे क्या हो रहा है? सो बेसिकली इट्स मोर लाइक क्रॉस सेक्शन, जो पीछे से होता हुआ मसल्स आगे की तरफ आ रहा है। और ये कहां पर आ रहा है? इलियक का जो फ्रंट पार्ट है, यानी जहां कमर को पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक बैंड की तरह ये मिल रहा है। ओके, और यहां से ये इलियक के साथ एक जान हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इलियोसोअस मसल। बात समझ में आई? इलियोसोअस कहने का आखिर लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि अब जो है ये पूरा का पूरा एक जान हो जाता है यहां से। तो फ्रॉम दिस एरिया फर्दर गोइंग डाउन, पांव की तरफ ये जो जा रहा है, इसलिए इसको इलियोसोअस कहा जाता है कि ये इलियक से होकर सोर्स मसल जो आ रही है, इसी को इलियोसोअस कहते हैं। इसका इंप्लीकेशंस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, जब कभी आपको डर लगता है, ठीक है, या आप किसी से गुस्सा होते हैं, तो आपका बॉडी कैसा, रिलैक्स होता है या स्ट्रेस में आता है? आपको क्या लगता है? स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस होता है। ओके, स्ट्रेस होता है तो आपके एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स रहते हैं या क्रैम्प हो जाते हैं? वो नोटिस नहीं है पर ऑब्वियसली रिलैक्स तो नहीं रहेंगे। रिलैक्स तो नहीं रहेंगे। सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम आल्सो whenever they go for examination or any situation जिसमें कि कुछ करो या मरो की स्थिति हो जाती है, और वी कॉल इट एज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। लोगों को मोशंस आ जाते हैं, वो क्यों होता है? this is the muscle that is responsible for this, because this muscle is contracted and it gets so contracted just by trigger of that emotion कि उनको जो है, जो आप उनका जो इंटेस्टाइन है, वो काफी तेजी से दबाव पड़ने लगता है, एंड दे नीड टू गो फॉर अ लू बेसिकली। सो दिस इस मसल का साइकोलॉजिकल या साइकोसोमैटिक डिजीज में बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स है, स्ट्रेट अवे उसके सोर्स मसल को स्ट्रेचिंग दीजिए, उसका मूड तुरंत लिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज सोर्स मसल, जैसे मैंने कहा कि ये बैक से आता है, डायफ्राम के नीचे से होते हुए इलियक पे आता है, एब्डोमेन के बीच में से होते हुए आता है। तो यानी ये डायफ्राम में कितना ऑक्सीजन जाएगा उसको भी रेगुलेट कर सकता है कहीं ना कहीं। सो द मोमेंट यू स्ट्रेच इलियक एंड सोअस, तो जैसे सुबह में हम लोग वो अंजनी आसन या ईगल पोज जो करते हैं, वो क्या करता है? इलियक सोअस को भयंकर
स्ट्रेच करता है, ठीक है। अगर आप करेंगे यू विल सी तुरंत आपको फायदा मिलेगा। ओके, नाउ इसके साथ और क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इलियोसोअस के बाद और कौन से ऐसी चीजें हैं, कई लोगों को कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, तो आप उनको भुजंगासन कराते हैं। भुजंगासन करवाएंगे तो क्या होता है, किस मसल्स पे ज्यादा जोर पड़ेगा, किस मसल को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, द सेम मसल, सोर्स मसल, है ना। डायफ्राम को जो मैक्सिमम कैविटी चाहिए वो हम दे रहे हैं, सोर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, इलियक को भी स्ट्रेच कर रहे हैं, फेमोरिस को भी हम पूरा लूज करते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड भुजंगासन होता है उसमें क्या होता है कि इलियक तक का बॉडी का पूरा पार्ट एकदम ढीला जमीन से सटा हुआ, बट ऊपर जो पार्ट है दैट विल बी फुल्ली स्ट्रेच्ड। ओके, so it's a counterintuitive pose, both the directions your both the muscles are basically getting stretched. Okay, तो क्यों भुजंगासन करवाया जाता है, क्योंकि ये हमारे रेक्टर फेमोरिस इलियोसोर्स को इंपैक्ट करता है। गॉट इट, ये बात समझ में आई? अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू ग्लूटियस मसल। ग्लूट इज व्हाट, बेसिकली ग्लूटियस मसल क्या है, तो ग्लूट कहा जाता है, ग्लूट हम लोग कहते हैं किसको, तो हमारा जो बटक है, जो हमारा जो बटक बोन है बेसिकली, उसके ऊपर जो राउंड शेप जो यूजुअली हमारे बट में जो स्ट्रक्चर आता है, दैट कम्स ड्यू टू ग्लूटियस। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूटियस, ग्लूटियस मसल कई लेयर्स में, ठीक है, ग्लूटियस मेजर, ग्लूटियस माइनर, ग्लूटियस जो नॉर्मल मसल है, वो बेसिकली 3 लेयर्स में। बट एक चीज बात समझ में आती है कि अगर कमर में दर्द है, और जैसे मैंने कहा कि पेल्विक अगर एक साइड नीचे आ गया है और जो हार्डनिंग हुई है मसल की, तो वो इलियक के यानी राइट एंड लेफ्ट साइड में तो हो गई, उसके साथ साथ ग्लूटिस मसल में भी हार्डनिंग हो जाएगी। ओके, तो इसलिए अब ग्लूटिस का एरिया क्या है, सो लेट मी शो यू हियर। ग्लूटियस का जो रीजन है वो आपका ये रहा, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें, दो मिनट पहले इरेज ऑल कर दें। ओके, नाउ लेट्स सी दिस, ये रहा आपका ग्लूटियस मसल, थोड़ा सा डार्क डार्क, दिस वन, सी दिस, नहीं रेड पे रेड। ओके, नाउ कैन यू सी हियर दिस वन, दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, और अगर इसके दूसरे साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको दूसरा लेयर इसका दिखाने की कोशिश किया गया है कि ये अगर ग्लूटियस मैक्सिमस है तो उसके नीचे में अगर इस क्रॉस सेक्शन में इस मसल को काट के हटा दिया जाए तो उसके अंदर फिर ग्लूटियस मीडियस है, यानी दूसरा लेयर है। ओके, तो जिन लोगों को कमर में बहुत ज्यादा लोअर बैक में सूजन बनी रहती है, उनमें आपको खासतौर से ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस दोनों में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली इज अ हार्डन मसल, और इट्स बेसिकली अ मसल्स नॉट। नॉट का मतलब होता है जो गांठ बन जाती है हिंदी देशी भाषा में। जब आप उस गांठ पे जब भी दबाएंगे, तो बॉडी में आप कहीं भी दबाएंगे जहां अगर गांठें नहीं है दर्द नहीं होगा, बट द मोमेंट यू प्रेस दिस, आदमी उछलेगा, दर्द होगा उसको बहुत ज्यादा। सो ग्लूटिस मीडियस इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन है या मिडिल बैक का जो है थोरासिक एरिया का जो भी पेन है उसमें बहुत ये करता है, ठीक है। अच्छा, अब ग्लूटियस के नीचे आते हैं, ग्लूटियस के नीचे अगर हम आएंगे तो क्या है, सर एक जस्ट अ मिनट, हाँ, आपने जैसे बताया ना वो गांठ जैसी हो जाती है, हम्म, तो उनको दबाने से उनको आराम मिलता है क्या फिर वहां पे? देखिए मसाज या योग में आप अगर हल्का सुपरफिशियल स्ट्रेच देंगे ऊपर से, जैसे घर में हमारे यहाँ हम्म जैसे हम लोग तेल लगवाते हैं, कहते हैं पाँव आज बहुत दर्द राइट, हो रहा हाँ, है निचोड़ दो, तो वो जब हाँ, होता है वो एक्सटर्नल यानी ऊपर ऊपर मायोफेशियल या सरफेस लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे होता है, उसमें आराम मिलेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फैसिलिटेट होता है।
मगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस में हो सकता है कि ऊपर से आप कर देंगे, बट जैसे आप ग्लूटियस मीडियस में आएंगे, ये इनर लेयर है। इनर लेयर में क्या होगा कि अगर हार्डनिंग ऐसे केस में आपको दर्द होगा काफी ज्यादा। तो अगर पुराना हो चुका है कोई भी चीज और अगर किसी बीमारी की शक्ल ले चुका है तो वो दर्द होगा दबाने पे। अंगूठी से आप प्रेस करेंगे, आदमी बोले अरे हटाओ, हाथ को जल्दी हटाओ, ऐसे बोलेंगे। ओके ओके, और वो फिर वो पॉइंट दबा के अगर उनको दुखता है तो डू वी नीड टू प्रेस इट और नहीं, उनको छोड़ देना है? नहीं, हमें अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट है, कैसे दबाना है ये एक अलग ही विषय है। उसको दबाने का तरीका ऐसा है कि सरफेस एरिया बड़ा रख के अगर आप थंब प्रेस करेंगे, अंगूठी से दबाएंगे तो दर्द होगा। तो वो आपको पाम से, पूरे पाम का इस्तेमाल करके उसको धीरे धीरे, जैसे बटर को अगर आपको मैश करना हो धीरे धीरे, इसको बोला था बटरिंग विद पाम। तो बेसिकली इट्स अ मसाज टेक्निक बेसिकली। तो पाम्स के वजन से बॉडी का वेट इस्तेमाल करके धीरे 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 उसको पहले डाइल्यूट किया जाता है कि बॉडी पहले तैयार हो जाए थोड़ा सा स्ट्रोक लेने के लिए, और फिर शायद थंब को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि डाइल्यूट होता है कि नहीं। अगर फिर भी दर्द है तो फिर और डाइल्यूट करेंगे। इट टेक्स टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कई बार आधा आधा घंटा, ये भी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग क्या है? हैमस्ट्रिंग हमारे पाँव के नीचे, जांघ के नीचे में, थाइस के नीचे में जो सबसे पतली और सबसे कमजोर, सबसे वीक मसल्स जो है वो है हैमस्ट्रिंग। आपने देखा होगा, ओके, आपने देखा होगा कि जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, क्या होता है इन लोगों के साथ? सबसे ज्यादा इन लोग को इंजरीज किस चीज में होती है स्पोर्ट्स में? इसी से होगा। क्रिकेट में आप देखेंगे कि ज्यादा तेज दौड़ लिया तो हैमस्ट्रिंग पुल हो गया और फिर वो बेचारा चल नहीं पा रहा। तो हैमस्ट्रिंग इज रियली प्रोन टू लॉट ऑफ डैमेजेस, और अगर स्वेटिंग के साथ ही कॉम्प्लीमेंट हो जाए तब तो बहुत ही आसान है। तो हैमस्ट्रिंग को लूज करने का तरीका क्या है? स्ट्रेचिंग यूजुअली किया जाता है। तो योगिक पोस्चर में जितने भी ऐसे मसल्स हैं जिसमें टांग को सीधा रखा जाता है, जैसे पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन है, जानु शीर्षासन है, या मरीचय आसन है, इन सभी आसन में पाँव जब स्ट्रेच होगा और जब पाँव स्ट्रेच होगा तो हैमस्ट्रिंग को पहले खुलने का मौका मिलेगा, और जब ये खुलेगा तो हैमस्ट्रिंग में दो मोशंस होते हैं। एक होता है ऊपर से नीचे, यानी हमारे सॉकेट जॉइंट से हमारे घुटने की तरफ। ओके, तो अगर ये मोशन अगर उस तरह से चलता रहेगा तो हैमस्ट्रिंग जो है वो रिलैक्स कभी नहीं होता है। हैमस्ट्रिंग रिलैक्स कब होगा? ये तब होता है जब आपका हैमस्ट्रिंग लैटरल स्ट्रेच हो, यानी दाईं और बाईं तरफ फैले। ओके, तो अगर आपको हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है तो हम क्या करते हैं कि छोटा सा कोई भी एक चादर या कुछ को एकदम राउंड रोल करें, एकदम थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाए और अपने घुटने के नीचे इसको हल्का सा लगा दें, थोड़ा सा फोल्ड करके कुछ भी ऐसा लगा दें, कोई भी छोटा सा चीज। जैसे कि आपका जो अगर बेसिक मोबाइल है आपके पास, ये बहुत छोटा सा हाइट देता है, बहुत ऑप्टिमम। अगर इसको लगा लें, देखिएगा कि घुटने पे आने वाला जो वेट है, जो स्ट्रेच है, वो कम हो जाएगा, और जो हैमस्ट्रिंग है वो लैटरल स्ट्रेच हो जाता है इस केस में। तो योगासन में सबसे, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली यही है कि लोगों को पहले तो इस चीज का आइडिया नहीं है कि हैमस्ट्रिंग को कैसे रिलीज करें। ठीक है, और जब हैमस्ट्रिंग रिलीज होगी तो उसका इम्पैक्ट, यानी जो काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग का इम्पैक्ट जो है आपके सॉकेट जॉइंट पे आता है। तो वो जो एक्सटेंशन आपको फिर सॉकेट जॉइंट से पांव का मिलेगा, वो सही एक्सटेंशन कहा गया। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्लास स्ट्रेच ऑफ योर लेग। सो एक पाद हस्तासन या पाद अंगुष्ठासन, ऐसे जितने भी आसन है जिसमें पांव के अंगूठों को पकड़ के आप आगे ऊपर की तरफ कर देते हैं, या जमीन पे लेट के आप पांव के अंगूठे को पकड़ के फुल स्ट्रेच करते हैं लेग्स को सीधा करके, वो आपको फर्स्ट क्लास मिलना शुरू होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। ओके, तो ओके, एनी क्वेश्चंस इसमें?
किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। ये क्लास का जो सर रिकॉर्डिंग है वो भी शायद मिल जाएगा ना? हाँ, आज हम पीसी से लॉगिन है, सो मोस्ट पॉसिबली आई विल हैव द रिकॉर्डिंग, तो इसको कट करके छोटा करके जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सो चलो, ओके नाउ लेट्स मूव टू फीट रोटेशन। अब जैसे शुरू में पाठक जी ने कहा था कि पहले हम पाँव के पंजों पे देखेंगे। आपके पास द मोमेंट एनी क्लाइंट कम्स टू योर योगा स्टूडियो और कम्स फॉर अ सेशन, यू लुक एट हिज फीट फर्स्ट, कि पाँव में बेसिकली क्या चल रहा है भाई, पाँव दोनों संतुलन में है कि नहीं। ओके, तो संतुलन की बात जब आती है तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि बैलेंस जब पाँव का होगा तो हमारे पास दो मेजर मसल्स हैं जिसको कि हमें मतलब देखना पड़ता है। ओके, ये पाँव पंजों का पहला नीचे का मसल है जिसको हम कहते हैं प्लांटर फाशा। प्लांटर फाशा मसल क्या है? क्योंकि पाँव के पंजे का जो पार्ट जो जमीन को टच करता है द मोमेंट यू वॉक, आप देखिएगा कई लोगों के पाँव में बहुत ज्यादा डिप होता है ना, और ये जो है पाँव की जो उंगलियां हैं वो कर्ल हो जाती हैं थोड़ी सी। इससे क्या होता है, जो पूरा वेट है या तो आपके पाँव की एड़ी पे है या आगे के मेटाटार्सल्स पे है। तो मेटाटार्सल्स और अगर एड़ी पे वेट रहेगा तो क्या होगा, ऊपर की जो मांसपेशियां है तो डोर्सल फाशा, अगर ये प्लांटर फाशा है तो ऊपर वाले पार्ट को डोर्सल फाशा कहते हैं, तो यहाँ पर यानी कि स्ट्रेस ज्यादा आएगा। तो प्लांटर फाशा को कैसे नॉर्मल करें, सबसे पहला चीज ये। तो प्लांटर फाशा को हम नॉर्मल कैसे करते हैं, बड़ा सा आसान है, दो ईंट लगा ले, दो ईंट लगा ले, और जो मेटाटॉर्सल्स है यानी कि पांव के अंगूठों या उंगलियों के नीचे का जो भाग है उसको एक ईंट पे रख दे, या योगा ब्लॉक्स है तो उस पे रख दे, और जो एड़ी है उसको दूसरे पे रख दे, बीच वाले पार्ट को हवा में रहने दे, और धीरे से पूरे बॉडी का वेट जो है जो उस पैर पे डाले। ये एक्सरसाइज एक पैर या दोनों पैर दोनों के साथ हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि पूरा जो वेट है अब आपका ये प्लांटर फाशा मसल्स पे आएगा, और जब प्लांटर फाशा मसल्स पे जब ये वेट आना शुरू होगा तो उसका फायदा क्या होगा कि इंटरनली स्ट्रेच होगा। ठीक है, बाकी प्लांटर फाशा को बेसिकली स्ट्रेच करने के और भी तरीके हैं। ओके, तो ये ही एक तरीका नहीं है, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन, द स्टार्टिंग पॉइंट दैट यू कैन डू। दोनों पाँव का अगर आप कराएंगे आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं फीट रोटेशन। तो पाँव की बात आई तो फीट रोटेशन होगा ही। एक एवरेज आदमी का जो पाँव है वो 10 से 15 डिग्री का खुला होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से 15 डिग्री से ज्यादा अगर खुला हुआ है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब कि फीट कहाँ से रोटेट हो रहा है, कौन सा मसल जो है उसको पुल कर रहा है। ओके, तो वहीं पे बात आती है कि फिर बाकी मसल्स जो है, जैसे पिरिफॉर्मिस मसल फीट रोटेशन में कहा गया। पिरिफॉर्मिस मसल क्या है भाई, तो पिरिफॉर्मिस मसल की बात हो और हम जिक्र ना करें साइटिका का, ये हो ही नहीं सकता। पेरिफॉर्मिस क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस और मीडियस के बीच में है बेचारा, उसके अंदर में पड़ा हुआ है, आगे की तरफ है बेसिकली, पीछे और आगे के बीच में कहीं। और जो साइटिक नर्व है हमारा वो यहां से होके गुजरती है। अब पेरिफॉर्मिस में अगर ग्लूट टाइट हो गया तो पेरिफॉर्मिस बहुत पतली सी एकदम थिन टाइप की मसल होती है। ओके, तो ये भी बेचारा क्या करेगा, टाइट हो जाएगा, और जब टाइट होगा तो साइटिक नर्व को दबाएगा, और साइटिक नर्व को दबाएगा तो क्या होगा, पाँव में झिंझनी होना, सेंसेशंस का कम होना, आदमी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना, सुन्न हो जाना, ये सभी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो पेरिफॉर्मिस टाइट होगा तो साथ में ये और क्या करेगा, ये आपके पाँव को जब ये, अब देखिए पाँव के पंजे जमीन पे है, मगर अगर पिरिफॉर्मिस में पीछे अगर शॉर्टनेस आई तो यह पाँव के पंजों को ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे पाँव को पीछे की तरफ से अपनी तरफ खींचेगा, तो पंजे आपके खुले हुए रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि ये बतख की तरह चलते हैं, दे वॉक मोर लाइक अ डक,
ओके, और ये आपको बेसिकली देखने को मिलता है, बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो पिरिफॉर्मिस जो है बेसिकली ये इस चीज को एनहेंस कर देता है, जो फीट का जो ओपनिंग है जो 15 डिग्री का है, इसको ये और इनहेंस कर देगा, क्योंकि कमर में पीछे में बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, मेरे हार्डनिंग है इसके कारण। ओके, नाउ लेट्स गो टू, देयर आर अदर मसल्स जैसे सुपरगैलेमस, ऑबिट्यूरल इंटरमस, इंफीरियर गैमलेस। इंफीरियर का मतलब छोटा, सुपीरियर यानी कि बड़ा, यानी कि या जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मगर फीट रोटेशन को इनहेंस करने में पिरिफॉर्मिस है और ग्लूटस मैक्सिमस और मीडियस जो मैंने पहले बताया, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद बात आती है कि टेंसर फाशा। टेंसर फाशा क्या है भाई? टेंसर फाशा का कहाँ पे जगह है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले इस चीज को थोड़ा सा समझे। ये जो हमारे पास यहाँ पर, इफ यू कैन सी दिस हियर, लेट मी शो यू हियर। ये देखिए, ये है पिरिफॉर्मिस। कैन यू सी दिस पार्ट? ये जो येलो पैच जहां बन रहा है, और यू कैन सी दिस, ये जो पतला सा है ना? ये जो है, ये है आपका पिरिफॉर्मिस मसल। नाउ कैन यू सी द लेंथ ऑफ दिस मसल?